मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हम लोग जीनोटाइप निकालना सीखेंगे इसका। ये सबको याद होगा, सारे बच्चों को, है ना? बहुत इजी वे में समझाया था मैंने आपको। मैम मैं बनाई थी। हाँ ठीक है। सबने बना लिया होगा आप लोगों में से। यस आज मैम। की क्लास में हम लोग इसका जीनोटाइप निकालने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि फेनोटाइपिक रेशियो तो एज इट इज जैसे जो फीचर दिख रहा है उसको हमने लिख दिया। जीनोटाइप भी आसान है, जीनोटाइप में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ना ये बहुत लेंदी है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ता है जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जीनोटाइपिक रेशियो की। ठीक है, चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो को। उसके लिए एक डाईहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे और मेंशन करना है नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद तो मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दे दिया था, बट क्योंकि इसके बाद का ही टॉपिक है तो इसके नेक्स्ट पेज पर ही हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं जीनोटाइपिक रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए इसको भी मेरे साथ साथ कीजिएगा अगर आपको सीखना है तो। जैसे पिछली क्लास में आपने सीखा था, इसको भी आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। अच्छा, जीनोटाइप का क्या मतलब है बताइए कोई भी। जीनोटाइप का क्या मतलब है? अगर हम लोग जीनोटाइप कहीं पे बोलना स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब है इसका? जीन्स आवाज कौन कौन से मैम बोलिए। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। कौन कौन से प्रेजेंट हैं उसमें? हाँ ठीक है, और मतलब हम लोग जेनेटिक मेकअप देख रहे हैं, वही बात है, सही बोला आपने। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मेकअप दिख रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसमें क्या है, 9331 का रेशियो किसी को भी याद हो जाता है, लेकिन इसकी जब बात आती है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है लेंथी होने की वजह से। जेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, इसके लिए एक डाईहाइब्रिड क्रॉस चाहिए हम लोगों को। कोई सा भी डाईहाइब्रिड क्रॉस लगाइए, बात वही है। काफी बच्चे इधर आजकल की क्लास में एब्सेंट हैं, काफी की तो तबीयत भी खराब है। चलिए इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हम लोगों ने इसको देखा था, इसी को निकालते हैं यहाँ से। ये है, यही सही है। नहीं मिला तो भी आप पिछले पेज से देखिए, लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, इसमें जो आपको जीनोटाइप दिख रहा है, जीनोटाइप का मतलब कहाँ आर आर वाई वाई दिख रहा है, इसका नंबर कितना है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई जो दिख रहा है, इसका नंबर कितना है। इसके ऊपर नीट में मोस्टली क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में मैंने नहीं देखा अभी तक पूछते हुए, बट नीट में मोस्टली क्या है, इसको पूछा जाता है। ठीक है, रीजन ये है कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है इसमें थोड़ी खिचड़ी बनी होती है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग इसको निकालना स्टार्ट करेंगे तो अब इसमें से सबको 1 बाय 1 करके आपको लिखना है, ईच एंड एवरी को। यहाँ पे ये कैपिटल वाले कितने हैं, ऐसा जो जीनोटाइप है मतलब जेनेटिक मेकअप इसका। बात समझ आ रही है? जेनेटिक मेकअप जो है वो कैसा और कितना प्रेजेंट है इसका, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे जब हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके सारे जीनोटाइप को लिख लेते हैं और एक बार काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोगों को इससे ज्यादा मिल रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने हेडिंग दे ही दिया है। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इससे कैपिटल आर पहला आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, वही लिखना है। मैंने आपको हमेशा क्या, जेनेटिक्स के डे 1 की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात सिखाई है, क्या जीनोटाइप लिखते वक्त कभी हम अपना दिमाग नहीं लगाते। क्या मतलब है इसका, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लिख देते। इसका ये मतलब है आपको जो दिख रहा है उसको बिल्कुल सही सही लिखिए। अच्छा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस पूरे बॉक्स में कितना है बताइए तो, फटाफट बोलिएगा मेरे साथ साथ। 9 कितना है ये, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 सॉरी 1 है, एक ही है। देखिए तो ऐसा कोई और है क्या इस पूरे बॉक्स में? नो मैम। नो मैम। चलिए, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई तो ये 1 हो गया। कितना हो गया ये, 1 हो गया, ठीक है। देन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब देखिए क्या है यहाँ पे, सेकेंड वाला, इसका काम खत्म हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो है इसका काम खत्म हो गया, अब इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। डिफरेंशिएशन पता चलना चाहिए दोनों में, मैं पहले भी मैंने बोल रखा है, ठीक है। इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ये कितना है पूरे बॉक्स में, ध्यान से देखिए। ऐसा जो है 2 है 2 है ना, ये देखिए Yes. कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इट्स नंबर इज 2, ठीक है। आगे देखिए, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, या इसके पहले इसको लिख लीजिए, ये देखिए इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका नंबर काउंट कीजिए 2 अब अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग आएगा, इसका नंबर कितना है इसका पहले लिख लीजिए यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। 2 हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इसके नंबर पे आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं इसको सिस्टमेटिक वे में, अभी हम लोगों ने इसका लिखा है ना, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये, और कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका नंबर कितना है इसको ध्यान से देखिएगा। 4 इसका जो नंबर है देखिए 1 4 2 3 4, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, समझ आ रही है मेरी बात, है ना? ऐसा नहीं Yes, कि ma'am. पूरा बताने के बाद फिर बोलिएगा मैडम इसको शुरू से बताइए, अभी साथ साथ सीखिए तो चीजें दिमाग में ज्यादा रहेंगी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। देखिए दूसरे कलर को लेके इसका नंबर भी मैं आपको यहाँ पे काउंट कर देती हूँ। ये देखिए ये रहा, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कितना नंबर है यहाँ पे, 4 है, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा।
जो दिख रहा है वही तो लिखना है, ऐसे सोचिए ना, तो आपको इजी लगने लगेगा। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, जो आपको दिखाई दे रहा है हम लोग को वही लिखना है, दिमाग यहाँ पे कुछ वैसा लगाना नहीं है, तो ऐसा सोचेंगे तो इजी हो जाएगा ये लिखना। तो इसका नंबर हम लोगों के पास यहाँ पे कितना निकल के सामने आ रहा है, 4 निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल वाई किसकी बात करते हैं, स्मॉल वाई। अच्छा एक चीज मैजिकल देखा तो उन्हें, 4 2 6 2 8 1 9, ये सब राउंड एंड येलो हैं, दिखा आप लोगों को। ये 9 वाला जो मेकअप है, ये सब के सब यहाँ पे एक मैजिकल चीज ये आपने नोटिस नहीं किया शायद, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। जब हम लोग किसी चीज की एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं तो चीजें हमारे लिए और आसान हो जाती हैं। देखिए याद मैंने पिछली क्लास में लिखा था कि राउंड प्लस येलो का नंबर 9 है, याद आया। मैंने पिछली क्लास में दिखाया था कि राउंड प्लस येलो का जो नंबर है वो 9 है। यहाँ हमने इस पूरे 9 की कुंडली निकाली है कि अगर फिनोटाइप राउंड और येलो वाले अगर 9 सीड हैं तो उनका कैसे कैसे जीनोटाइप कितने नंबर में प्रेजेंट है। ऐसा जो है वो एक प्लांट है, ऐसे रेशियो को शो करने वाला 2 रेशियो में है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 4 के बाद फिर हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, देखिए 1224 है। ये क्या है 1224, ऐसे करके बच्चे ट्रिक भी याद रखते हैं इसके लिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे जो हम लोग देखना चाहते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जो नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिखा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कितना है, मतलब ऐसे वाले कितने हैं ये देखिए 1 और 2 दिख गया है ना। तो इसका नंबर जो है यहाँ पे 2 कर दीजिए, नंबर क्या हो गया इसका 2 हो गया, ठीक है। देन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब ऑब्वियस है कि एक जब हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे राउंड प्लस ग्रीन वाले को, ठीक है। देन फिर हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं कि चलिए इसी कलर से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसका नंबर जो है यहाँ पे ये 1 है, दिखाती मैं आपको, इसका नंबर क्या है 1 है। स्मॉल आर, ठीक है, मतलब ये रिंकल्ड हो गया, ये क्या हो गया रिंकल्ड हो गया। और कैपिटल वाई इसका नंबर क्या है यहाँ पे 1 है, इसका नंबर क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा दिस वन, ठीक है, स्मॉल आर है, फिर कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई है, ये है। इसको और इसको अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं ऐसे इस तरीके से, ये दोनों है, ठीक है। इसका नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा फर्स्ट और लास्ट, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी ये बात सिखाई थी, याद आया सबको। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी ये बात बोली थी कि पहला और आखिरी वाला जो कंपोजिशन है ना वो तो 1 एंड ओनली है, 1 पीस है, सिंगल पीस है, जहाँ पे सारे प्योर लाइंस प्रेजेंट है, जहाँ पे सारे क्या है प्योर लाइंस प्रेजेंट है, सारे प्योर लाइंस हम लोगों के पास अवेलेबल है। इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं जेनोटाइपिक रेशियो को, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जब इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर एक नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं, ठीक है,
इसको जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग, तो जो लाइंस है, प्योर लाइंस, प्योर लाइन वाले एक ही है। प्योर लाइन का क्या मतलब है? प्योर लाइन का क्या मतलब है? प्योर लाइन का मतलब बताइए आप में से कोई भी स्टूडेंट बताइए, प्योर लाइन का क्या मतलब है? किसी को अगर याद हो तो। देखिए, प्योर लाइन का मतलब है कि वहां पे जब आप जीनोटाइप लिखना स्टार्ट करेंगे, वहां पे कहीं कोई मिलावट नहीं है। वो क्या है? एज इट इज आपको देखने को मिलता है, उसमें कहीं से भी कोई भी मिक्सिंग आपने नहीं करी है। जैसे जब आप बना रहे थे पिछली क्लास में, तो आपने देखा कैपिटल आर, ये देखिए, चाहे यहाँ भी देखिए, एक ही बात है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसमें आर भी प्योर है। कुल मिला के अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में इसको बोलूं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप कोई भी हेट्रोजाइगस अलील का केस नहीं देख रहे हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि जब हम लोग प्योर लाइंस की बात करते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हम लोग जब किसकी बात करते हैं, प्योर लाइंस की बात करते हैं। प्योर लाइंस इन जेनेटिक्स बहुत जगह पे होता है। प्योर लाइंस एनिमल ब्रीडिंग की जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे एक शब्द आता है या फिर एक टर्म आता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी जो वर्ड है, वो किसके लिए आता है? जब आप एक ही क्वालिटी के प्लांट्स में बार बार, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, चैप्टर 1 में भी आपने देखा होगा, जेनेटिक्स में भी आपके पास आएगा, कई जगहों पे आपको सुनने को मिलता है। उसके लिए हम लोग वहां पे टर्म क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो उसके पहले आपको यहाँ पे क्या सीखना है? प्योर लाइन सीखना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में लिख देती हूँ, प्योर लाइन्स इन जेनेटिक्स। देखिए क्या मतलब है इसका, प्योर लाइन्स इन जेनेटिक्स। ठीक है, इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसका सिंपल सा सीधा सा एक ही मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली होमोजाइगस, allele containing। बात समझ आ रही है? होमोजाइगस allele का मतलब बताइए आप में से कोई, क्या मतलब है इसका? सिखा रखा है मैंने आपको। When similar type of alleles are present on the same position, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस allele बोलते हैं, है ना। Only homozygous allele containing traits are preferred in pure lines, in pure lines। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी ने पूछा है कि इसको कैसे अचीव किया जाता है। अजीब सी बात है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ होमोजाइगस अलील कंटेनिंग ट्रेट्स आर प्रेफर्ड इन प्योर लाइंस, की प्योर लाइन में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ होमोजाइगस अलील जो कंटेन करते हैं उसी ट्रेट को हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे, बाकी किसी को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे, अगर मैं एज फॉर एग्जाम्पल करके लिख लूं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर है या कैपिटल टी प्योर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में इन केस ऑफ dominant feature, in case of dominant feature, traits
must be traits must be of similar टाइप भी नहीं लिखना है, सिमिलर अलीज, बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर अलीज such as tall plant showing genotype capital T not कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ आई? मैंने यहाँ पे नॉट भी लिख दिया, नॉट कैपिटल टी स्मॉल टी। और भाई होमोजाइगस कंडीशन वाला जो रिसेसिव केस है वहां पे तो कोई चॉइस है ही नहीं, वहां पे तो आपके पास क्या है, आपको पता है कि होमोजाइगस जो ट्रेट है वो बेचारा अपने आप को सिर्फ, मतलब रिसेसिव जो ट्रेट है वो अपने आप को सिर्फ किस कंडीशन में शो करने का काम करेगा, सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जब हम लोग यहाँ पे आगे देखना स्टार्ट करते हैं आप ही की बुक में, अब यहाँ पे 11th क्लास का इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। 11th क्लास के इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं? मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए अब जब आप अपने चैप्टर को देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां पे माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोमल पैटर्न्स, ये सारी चीजें जो है अभी आपका दिमाग खराब करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से उस वक्त जब मैं 11th में आपको करा रही थी तो मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको अभी कोई दिक्कत है तो 12th में आपको दिक्कत आएगी। याद आया? बोला था ना मैंने। एनसीईआरटी का बाज़ाब्ते पीडीएफ भी दिखाया था मैंने आपको उस टाइम। इसको आने दीजिए, तब तक मैं आगे बताती हूँ। देखिए इसको धीरे धीरे समझना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? इसका पहले पीडीएफ मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, उसके बाद ये रहा, तब तक एक रफ वर्क करके आपको समझा भी देती हूँ मैं। देखिए ऐसे समझिए, जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। किन किन बच्चों ने नहीं पढ़ा है? नेम बोलिए उधर से फटाफट एक बार, अपना नेम बोलिए जिन बच्चों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है मेरे से। मैम आयुषी, मैम प्रेरणा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और देखिए पहले तो जो मोटी मोटी बात है उसको आप दिमाग में रखिए। सेल डिवीजन जो है, और सारे बच्चों ने अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन सोच लीजिए। ये बेचारा जब तक ओपन हो रहा है मैं इधर बता देती हूँ आपको। देखिए सेल डिवीजन जो है इस पूरे यूनिवर्स में दो ही टाइप का होता है, एक है माइटोसिस, एक क्या है? माइटोसिस, और एक क्या है? मियोसिस है। ठीक है, ह्यूमन का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि आपका अगर एग्जांपल में लेती हूँ तो चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी के एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 46 ही रखती हूँ मैं, 46, तभी तो समझ आएगा ना। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे भी आपके पास है। फिर क्या होता है? देन क्या होता है कि इस केस में अगर माइटोसिस हो रहा है तो ये सेल बेचारा बीच में से, जैसे सेल डिवीजन हो रहा था वैसे ही होगा, नैरो होता 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 क्या होगा, एक टाइम में यहाँ से कट के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हैरानी की बात और मैजिकल चीज यहाँ पे ये है कि ये बटने के पहले अपना रेप्लिकेशन करके बैठ जाता है। 11th में जिस चीज को यहाँ पे छुपाया गया था आपसे, दैट इज रेप्लिकेशन, दैट इज रेप्लिकेशन। अभी तुरंत इस चैप्टर के बाद 6 चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी, आप इसको एक्स्ट्रा नोट्स की तरह भी समझ सकते हैं। तो इस रेप्लिकेशन टर्म को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो रेप्लिकेशन के थ्रू आप एक चीज सोचिए ना, मान लीजिए कि यहाँ पे ये आप हैं, ठीक है, आपके पास 10 रुपीज हैं,
मैंने बोला कि भाई ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, तुमको इसको भी 10 रुपए देने हैं, इसको भी 10 रुपए देने हैं, ठीक है। भाई आप 10 रुपीज दोनों को तभी देंगे ना जब आप 10 का 20 कीजिएगा। बात समझ आ रही मेरी? ठीक है। अगर आपको 10 रुपए, आपके पास 10 ही है और 10 में से आपको कहा जा रहा है मैं कुछ नहीं जानती, बस आपको इसको भी 10 देना है, इसको भी 10 देना है, ठीक है। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि 10 का कोई सामान हमने सेल कर दिया तो वो 20 रुपए में बिक गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको भी 10 दे देंगे, इसको भी 10 दे देंगे। इसका मतलब है कि हमारे सेल के पास एक ऑटोमेटिक ऐसी मशीनरी फिट है जो इस चीज की तैयारी करता है और गारंटी देता है कि भाई हम डिवीजन के ठीक पहले 46 का नंबर 92 बना के बैठेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये जो यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, ये इस चीज की गारंटी देता है कि जो दोनों सेल यहाँ पे डिवाइड होके बन रहे हैं वो 46-46 बन रहे हैं, मतलब 46-46 क्रोमोसोम वाले। इट्स प्लॉइडी इज डिप्लॉयड। प्लॉइडी अभी तक सबको समझ आता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता तो समझिए एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो हैप्लॉइड या एन, अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो मतलब डिप्लॉयड, ठीक है। इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी 2n। इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी 2n। यहाँ पे मैजिकली चीजें चेंज हो जाती है इन केस ऑफ मियोसिस। मियोसिस 2 बार होता है, एक बार मियोसिस 1 होता है, थोड़ा रहा सा कसर तो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis करा रही थी वहां पे चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। पहली बार बंटवारा हुआ, फिर क्या होता है? मियोसिस 2 होता है। यहाँ पे 4 सेल बनते जरूर हैं लेकिन चारों हैप्लॉइड होते हैं। चारों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे, वो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ से आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। ये देखिए आपको परेशान करेगा अब ये जेनेटिक्स चैप्टर। अब इस जेनेटिक्स चैप्टर में चीजें कैसे फेरबदल करके कैसे चेंज होंगी तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। देखिए ये वही 7 ट्रेट्स हैं, थोड़ा थोड़ा 1 लाइन करके लास्ट में मैं इसको रिवीजन वर्क जब कराऊंगी, क्वेश्चन अभी हैं इसमें हिडन है, ऐसा नहीं कि नहीं है हिडन है। ये मंडल साहब क्या आपको दिखाई जा रही है? ये देखिए ये कैसे से क्या कर रहे हैं? ये कोई बोलेगा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये एक वर्ड बोलिए, मान लीजिए मैंने फोटो दे दिया, मैंने बोला बताओ क्या कर रहे हैं? ये बोलिए आप में से कोई भी क्या कर रहे हैं? ये मंडल साहब क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं ये? गैमीट्स को उसमें से सेपरेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या टर्म है उसका? तो उसके लिए एक वर्ड दीजिए। यही लिखा हुआ में इमेस्कुलेशन। यस मैम, इमेस्कुलेशन। याद आया? चैप्टर 2 में सिखाया था मैंने आपको। जब इमेस्कुलेशन आप एंड बैगिंग टेक्निक। हाँ हाँ, जब आप एंथर्स को कट करके यहाँ से निकाल रहे हैं, रिमूवल ऑफ एंथर्स इज नोन एज इमेस्कुलेशन, ठीक है। तो ये इमेस्कुलेशन कर रहे हैं, तो करके ये यहाँ पे श्योरिटी करते इन्होंने पता लगा लिया, अच्छा ये ऐसे प्लांट का एंथर है, मान लीजिए टॉल प्लांट का है जिसके पास कैपिटल टी है, प्योर लाइन मिल गया। अब ये क्यों मेहनत करने जाए दोबारा प्योर लाइन बनाने के लिए? तो पता चला उसका एंथर ही काट के यहाँ से रिमूव करके ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, आगे जो भी इनका वर्क है जो ये चाहते हैं वो इजिली हो जाए इनसे, है ना। चलिए मैं कोशिश तो कर रही हूँ, बेचारा थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है, मतलब हैंग कर रहा है शायद। बस इतना आगे जाके देखती हूँ कहाँ तक जाता है ये देखिए याद है ना सबको, है ना? ये सब याद होगा आप में से एक बच्चे को ये टेबल बनाना आता है। प्रेरणा ने जिस दिन क्लास करी थी फर्स्ट डे यही बताया था शायद मैंने, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, टेबल बनाना याद होगा आपको। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स है ये, बीच में एक है हिडन है, छुपा हुआ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें। हाँ ये पेज चाहिए था मुझे। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, आपको परेशानी होगी अगर आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ेंगे तो। याद आया? कहाँ चला गया ये? ज्यादा ही ऊपर नीचे हो जाता है। इसके बाद था, याद आया? मैंने आपको बोला था कि अगर आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को पढ़ने में कोताही करेंगे आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम आएगा,
यहाँ पे किसका आएगा? 2 साइंटिस्ट का नाम आएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, मेंडल्स वर्क की चोरी करी थी। चोरी नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं कि भाई मेंडल साहब ने जो फैक्टर करते करते उनकी डेथ हो गई, या फिर जो और चीजें वो बोल रहे थे उसकी बजाय यहाँ पे सट्टन एंड बवेरी का नाम आएगा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई बच्चा कुछ? किसकी आवाज आ रही है पहले तो पता नहीं चल रहा है मुझे, फिर से बोलिए तो। मैम वीना कुछ बोल रही है, शायद उनका नेटवर्क डाउन है इसीलिए नहीं आ रहा है अच्छे से। अच्छा अच्छा, हाँ वीना ही लग तो रहा था, ऐसा लग रहा है हवा में कहीं बैठी हुई है उससे ज्यादा हवा की आवाज आ रही थी। चलिए इसको हटाती हूँ मैं यहाँ से। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत उम्दा लाइन भी है, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये, आपको समझ आ जाएगी बात मेरी धीरे धीरे जो मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ से। यहाँ पे सट्टन एंड बवेरी का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सट्टन एंड बवेरी का। आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं 1 बाय 1 करके सब कुछ याद करा रही हूँ आपको। नीट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ढूंढते हैं आप लोग, जो मैं बोलती हूँ आप में से कोई ढूंढता भी है ना? यस मैम। जब मैं, हाँ ढूंढिएगा, उसको मिलेगा जरूर आपको कहीं ना कहीं पे। जब मैं किसी चीज को बोलती हूँ उसको ढूंढिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा, है ना? यहाँ पे एक लाइन कट रही है, शायद फिर से लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। ऊपर वाली एक लाइन कट हो रही है। अच्छा इसको हटाइए। देखिए पहले मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। मेंडल ने क्या बोला था? आप में से कोई भी साधारण भाषा में मुझे समझाइए, मेंडल ने क्या बोला था? कोई भी बोलिए आप में से, बताइए। मेंडल ने कैसे बोला था, कैसे जो गुण हैं, ट्रेट्स हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं दूसरे जनरेशन में? बोलिए आप में से कोई भी। आकांक्षा, आयशा, आलिया, अनुप्रिया, अरुणिमा, आयुषी, जागृति, प्रेरणा, रोशनी, आप में से कोई भी बोलिए। मेंडल क्या सिखा के गए मरते मरते? मैम उन्होंने लॉ कुछ ऑफ बोला था ना? इनहेरिटेंस। हाँ ठीक है, कैसे ट्रांसफर होता है? आप ही लोग आंसर कीजिएगा, अभी बताइए, मैं नहीं बोलूंगी, आप ही लोग आंसर कीजिएगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैम डोमिनेंट एक्सप्रेस करता और रेसेसिव और डिप्रेस हो रेसेसिव, जाता, सप्रेस हो जाता है। चलिए ये भी ठीक है। और मैम उन्होंने एक टर्म फैक्टर यूज किया था जिसके थ्रू वो जनरेशन बाय जनरेशन। अच्छा फैक्टर को अभी क्या, अच्छा फैक्टर को अभी क्या बोलते हैं? जीन्स। फैक्टर को अभी क्या बोलते हैं हम लोग? जीन जीन। बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप ही लोगों ने बोला है, आपने जो सीखा है आप ही ने बोला है, ऐसा नहीं कि मैं रटा रही हूँ मेरे किसी बच्चे को, आप लोग खुद ही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है? अभी अभी आपने स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने। अभी अभी आप लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम क्रोमोसोम्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं? अगर हम क्रोमोसोम्स को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए आप लोगों ने 1 बाय 1 करके ऑलमोस्ट आंसर दे दिया, बस मैं समराइज करूंगी इसको। तो यहाँ पे जो टर्म है वो क्या आया? दैट इज जीन्स, ठीक है। जीन्स को मेंडल साहब पहले फैक्टर बोलते थे। कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते, ठीक है। यानी कि मेंडल ने बोला कि फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना? इन्होंने, मेंडल साहब ने ये बात बोली कि देखो अगर यहाँ पे कोई मेल पेरेंट है और यहाँ पे अगर कोई फीमेल पेरेंट है, ठीक है, तो ये मेल पेरेंट जो है यहाँ पे, अगर इसके पास इसके 100% फीचर रिजर्व्स हैं और ये फीमेल भी अपने 100% फीचर अगर रिजर्व करके रखती है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस इट बिकम्स 50%। अगर दूसरी भाषा में प्लॉइडी करके भी मैं लिख दूंगी, यहाँ पे कितना हो गया?
50% हो गया। मतलब यहाँ पे इस चीज की गारंटी हो जाती है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन 50% plus 50%, it becomes complete 100%. But in the case of offspring, the 100% features of that offspring not provide the guarantee of a single parent. यानी कि ये 100% ये जो बच्चा है, ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। आप में से अभी मेरी क्लास में जो बच्चा बैठा है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं भाई तुम्हारे में कितने % फीचर तुम्हारे फादर के हैं, कितने % फीचर मदर के हैं। विलेज में जो लोग रहते हैं, जैसे कोई लड़की है, उसका फेस बिल्कुल डिट्टो अपनी मदर जैसा है, तो बोलेगी मेरे में तो 100% फीचर है मदर के। सुना है ना आपने, ऐसा बोलते हो गांव में लोगों को, ठीक है। साइंटिफिकली क्या होता है कि 50-50% एक भी % की हेरा फेरी नहीं होगी, 49-51 नहीं होगा, याद रखिएगा। 49.5 भी नहीं होगा, बिल्कुल बराबर। वाई? क्यों इक्वल होता है? क्योंकि ये जो 100% बोल रहा है, 100% का मतलब है कि अगर ये 46 क्रोमोसोम से इसने जो फीमेल ने जो oogenesis स्टार्ट करा था, तो oogoनियम के पास क्रोमोसोम का नंबर 46 था, याद आया। और जब इसने ओवम बना लिया था, तो उसी ओवम में 23 क्रोमोसोम थे, विच इज हैप्लॉइड। और मेल ने जब स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, तो स्पर्म के पास क्रोमोसोम का नंबर 23 था, याद आया है ना। तो यहाँ पे फिर जो क्रोमोसोम का नंबर है 100%, ये क्या हो गया, इसके पास 46 आपकी बॉडी के हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर है, एक्सेप्ट गेमेट्स को छोड़ के, ठीक है। ये अब सुनिए, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नाम है, मतलब रिसर्चर का, 2 रिसर्चर का नाम है। एक है वॉल्टर सट्टन, थोड़ा मुझे इसको थिन करना चाहिए था, और दूसरा है थियोडर बोवेरी, ठीक है। कुछ नया नहीं बोल रहे ये, नथिंग इज न्यू हियर, कुछ भी नया नहीं बोल रहे। मैंने जब बच्चों को पढ़ाया, या हमें भी जब हमारे टीचर ने पढ़ाया था, तो मैं एक ही बात सोचती थी, इनको बोलने की जरूरत क्या थी, मेंडल तो बता के गए ही थे, ठीक है। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हुए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ढूंढिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जो हम बार बार बच्चों को सिखाते हैं कि एनसीईआरटी की लाइंस जो है वो नीट का क्वेश्चन बनती हैं, तो उस टाइम आपको लगता होगा ऐसे टीचर हवा में बातें बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, जब हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जो है वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल है। तो भाई क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है, तो किसके पैरेलल होगा? बात समझ आ रही है मेरी जो मैं बोल रही हूँ, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इजाद किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे नीट के एग्जाम में, हु प्रपोज्ड दैट या हु नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। 99% बच्चे इसमें मेंडल को टिक करके आते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फेर बदल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, जय जवान जय किसान किसका नारा, आप बदल देंगे क्या उसको? नहीं बदल सकते हैं। तो इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का नाम लिख लीजिए और स्टेटमेंट जो उसको नोट कर लीजिए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रही हूँ, जहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ क्या है, जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स के पैरेलल है। हाँ, दूसरी भाषा में बोलिए कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो जीन्स के पैरेलल है। कोई कुछ बोल रहा है? बोलना है किसी को कुछ? चलिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। पहला नेम है यहाँ पे, स्टार करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्टार बना के।
फर्स्ट नेम इज वॉल्टर, मैम सटन। बोलिए उधर से, मुझे आवाज आ रही है, बोलिए। मैम मैम 10 मिनट तक हो गया था मैम, पता नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैम, क्या समझ में नहीं आ रहा। अच्छा प्योर लाइन एक मिनट आप वेट। अच्छा समझ आ जाएगा आपको, रुक जाइए, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगी आपको समझ आ जाएगा। वॉल्टर सट्टन एंड, इसको फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि नीचे आ तो रहा है ये सब क्रोमोसोम का डायग्राम, जिसकी वजह से मैं ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, ठीक है। एंड थियोडर बवेरी, नाम तो पहले याद कर लीजिए इसका, है ना। आपको मैंने शुरू में ही जब 12th क्लास या 11th पढ़ा रही थी तभी मैंने बोला था अपने अंदर ये डिसाइड कर लीजिए और एक कैलेंडर चिपका लीजिए अपने रूम में, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, मार्केट में बिकता है। और गारंटी के साथ एक दिन में एक का काम और एक साइंटिस्ट का नाम तो आप याद कीजिए ही कीजिए। तो 2 साल में 11th और 12th का मिला के, मान लीजिए 11th में आपने नहीं किया, 12th में कई बार ऐसा होता है कि एक क्लास में टीचर 4-5 नेम बता देते, तो वो तो होगा ही, लेकिन एक है वो आपको बिल्कुल कंफर्म करना ही करना है, क्योंकि 90 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट साइंटिस्ट नेम से होंगे, याद रखिएगा। जब आप बैठे होंगे नीट के एग्जाम में तो आपको याद आएगा कि मैडम ने ऐसा बोला था, ठीक है। इनका स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था इनका, ये जो महाशय हैं इनका ये स्टेटमेंट था कि, एक और स्टेटमेंट है इनका, बट पहले ये लिख लेते हैं, द Behavior of chromosome. हाँ द बिहेवियर ऑफ, कुछ नया नहीं बोल रहे हैं ये, मेंडल बेचारे तो बता के गए ना, है Yes, ना, ma'am. क्या नया बोल रहे हैं ये। हाँ द बिहेवियर ऑफ जीन्स, एक जगह पे लिखा भी एक स्टेटमेंट, द बिहेवियर ऑफ जीन्स, या क्रोमोसोम ही पहले लिख लेते हैं, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। पता है क्रोमोसोम क्यों पहले लिख रहे हैं ये, आपसे पूछा जाएगा हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन्हीं का नाम लिखना है उसमें। स्टेटमेंट पूछा तब भी इन्हीं दोनों का नाम लिखना है, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम पर ही फोकस किया इन्होंने, मेंडल साहब ने जीन पे फोकस किया था। द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो आपको पहले यहाँ पे क्या लिखना है, क्रोमोसोम लिखना है, वाज मैम अगर दोनों का पैरेलल, नाम रहेगा तो दोनों का नाम रहेगा ही रहेगा, क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं रही क्वेश्चन। वाज पैरेलल समझ गए। टू द, अच्छा आप समझ गए, चलिए ठीक है, टू द Behavior of बिहेवियर ऑफ, genes. याद हो गया ना सबको, Yes, ma'am. सबको याद हो गया होगा। हाँ बिहेवियर ऑफ जीन्स, बिहेवियर ऑफ जीन्स, ठीक है। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोम, अब इस डायग्राम का खेल समझाती हूँ क्या दिया है इसमें, क्रोमोसोम मूवमेंट, ठीक है। क्रोमोसोम Yes. मूवमेंट को इन्होंने यूज किया। अब आप सोच रहे होंगे ना ये क्रोमोसोम मूवमेंट कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। और लिख भी रहे हैं ये बेचारे, टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, वही मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना, ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। कोई जीन की बजाय क्रोमोसोम बोल के सोच ले कि हम फादर ऑफ जेनेटिक्स हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या कर रहे हैं ये, टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, अब इनका काम समझिए अच्छे से। ये फोटो दिख रही है सबको, जीवन G2 दिख रहा है सबको, जीवन Yes, G2, ma'am. मियोसिस 1, मियोसिस 2, जर्म सेल्स, जीवन G2 कुछ याद आ रहा है, पिछले जन्म की कोई बात याद आ रही है आपको, याद कीजिए। किसी बच्चे को कुछ याद आ रहा है जीवन G2 देख के, आप में से इसने तो कसम खा ली कि यहाँ पे चलेगा ही नहीं। जीवन G2 देख के कुछ याद आ रहा है, थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, रुक जाइए, देखिए याद दिलाती हूँ आपको। व्हाट इज दिस जीवन G2, यही पे तो है,
इसको अगर मैं कट कर दूं यहाँ से तो शायद फिर से पेज ओपन होगा ये। हाँ, सेल साइकिल एक लगा देती हूँ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तभी बोला जाता है कि जो प्रिमिटिव क्लासेस है वो बेस तैयार करता है आपका, है ना। जो भी 2-3 बच्चे हैं जिनका छूटा हुआ था उसकी वजह से मुझे लगाना पड़ रहा है, नहीं तो ये तो आता है हर बच्चे को, हर एक बच्चे को आता है ये आपके 11th क्लास का डायग्राम है ये। यस मैम, एक पेज है। बेचारे ने तो, हाँ, इसने तो एम को ही इधर कर दिया है, कटा हुआ लग रहा है मुझे थोड़ा सा। चलिए दूसरा देखते हैं, ये भी ठीक है। और जी नॉट जो है वो क्या था आपका, रेस्टिंग फेज था, ये भी अच्छा है। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए आयुषी, प्रेरणा और कौन सा बच्चा है जिसका 11th छूटा हुआ है, रिप्लाई कीजिए उधर से। और कौन है? आकांक्षा। आकांक्षा। आकांक्षा, ठीक है। समझ नहीं आया जहां पूछ लीजिएगा, बाकी बच्चों से ही पूछना, याद करूं तो आधों को याद नहीं होगा, घबराइए नहीं, है ना। बोल कोई नहीं रहा बिकॉज ये प्रेजेंट थे, बट रिवीजन नहीं करने से तो निकल ही जाता है ना दिमाग से। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रही हूँ आपको, ये इस बेचारे को बीच ही में रखिए ना, सारा काम तो इसी का है। चलिए काम ही खत्म हो गया, ये लॉक कर देती हूँ। देखिए पहले तो इसको आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट क्या करना है सो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए क्या प्रिंट करना है दिमाग में, आप बोलिएगा ये क्या प्रिंट करने बोल रही है दिमाग में। ये बोल रही हूँ मैं, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये अभी देखा ना आपने, पीछे वाले पेज पे था लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ G1 G2 M, मियोसिस 1 मियोसिस 2 जर्म सेल्स। नहीं समझेंगे तो फिर तो क्वेश्चन का आंसर करने में दिक्कत आएगी आपको। इधर देखिए, अगर कल को जाके कोई आपसे पूछता है कि सेल साइकिल के जो फेजेस हैं, क्या है, सेल साइकिल के जो फेजेस आपने देखे हैं, किसका, सेल साइकिल का, ठीक है। तो सेल साइकिल के जो आपने फेजेस देखे हैं उसका राइट ऑप्शन जो है वो इसमें से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेल साइकिल का फेज आपको कैसे देखने को मिलता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 4। चाहे 4 में बहुत दूर लेके चली गई, थोड़ा पास पास कर देती हूँ, उधर उसी में चिपक गया ये तो। देखिए मेन और बेसिक जो बोला जाता है, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ, G1 S, G2M, यस G2 M, ये तो मैंने रटाया था उस टाइम, आप लोगों को हर एक बच्चे को याद होगा। G1 S G2 M, G1 S G2 M, क्या है ये, G1 S G2 M। इसको आप अभी जहां बैठे हैं वहीं 5 बार रिपीट कीजिए। क्या बोला मैंने, क्या बोला है अभी अभी आपको, G1 S G2 M, क्या बोला है मैंने यहाँ पे अभी अभी आपको, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। नीट का सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबके पास, यस और नो, सारे बच्चों के पास है या नहीं है ना, सबके पास होना चाहिए, नहीं तो डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता, बुक है नहीं है, इसने तो बहुत कुछ सीखा है आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन के रिगार्डिंग, तो सारी चीजें अवेलेबल है, आप देखना स्टार्ट कीजिए। G1 S G2 M, ऑप्शन 1 सेकंड ऑप्शन में लिखा है S G1 G2 M, M G2 G1 M। खैर G2 अगर G1 के पहले लिख दिया जाए तो बच्चा तो इतना स्मार्ट होता ही है। G1 S, ये S है नीचे जो कट गया है, नीचे जो है ये क्या है, S है। मैं देखती हूँ अगर ये होता है फिर से, नहीं, हाँ आ गया ये। इसका लॉक कहाँ से हटेगा, कहीं से लॉक करा था मैंने, लॉक ही नहीं दिखा इसका, ये रहा। थोड़ा छोटा करती हूँ इसको। तो इसको जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बात समझ आती है कि ये जो है, यहाँ जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना, इसके नीचे एस लिखा हुआ है, याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसको क्या है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसको क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, एस फेज है। अच्छा जाने दीजिए, इसको मैं बाद में करूंगी, अभी लॉक ही रहने दीजिए, पता चला ये उड़ जाएगा यहाँ पे नहीं तो।
यहाँ S लिखा हुआ है G1 S G2M, ठीक है। S phase is copyrighted to DNA replication. S phase is copyrighted to DNA replication. G1 लिखा, G2 लिखा। अब एक चीज देखिए ना, यहाँ पे चौंकाने वाली चीज मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ से S कहाँ गया? इस बीच में S लिखना चाहिए था ना इसको, क्यों नहीं लिखा? ये बेचारा तो ये सोच रहा है कि 11th में बच्चा पढ़ के आया, इसने बीच में यहाँ पे S नहीं लिखा। अच्छा एक चीज देखिए बहुत ध्यान से, मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ बस आप सुन के अज्यूम करते जाइए। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जब माइटोसिस मियोसिस होता है, वो रफ पेज किधर गया? ये है। अभी मैंने क्या बोला आपको, 46 है और अगर इसको क्या करना है, डिवाइड करके 46 क्रोमोसोम ही देना है, तो इसको 92 होना पड़ेगा। याद आया? यस और नो? है ना? यस अब मैम। इधर देखिए, येलो कितना है यहाँ पे? 1 है या 2 है? 1 है, ठीक है। ऑरेंज कितना है? 1 है। रेड कितना है? 1 है। ग्रीन कितना है? 1 है, ठीक है। बट इट बिकम्स डबल इन दिस डायग्राम। येलो 1 से 2 हो गया है, ऑरेंज ही है शायद, ऑरेंज भी 1 से 2 हो गया है, रेड भी 1 से 2 हो गया है, ये भी डबल हो गया है, ये भी डबल हो गया है। तो G1 और G2 के बीच में कोई जरूर मैजिक हो रहा होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से डबल हो गया ये। एस फेज, अगर आपसे कल को जाके क्वेश्चन पूछा गया, जो 11th में भी मैंने हर बच्चे को दिया था असाइनमेंट क्वेश्चन में, सबने किया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे यही दिया था। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, उसमें मेरी 2000% गारंटी है कि इसके सीक्वेंस को लेके आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यस मैम, Otherwise देखना 2019 में भी था। चलिए वेरी गुड, देखिए बता दिया अरुणिमा ने। तो आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। दूसरा क्वेश्चन जो 2000% कंफर्म्ड मिलेगा, which of the following phases is responsible for duplication of DNA और replication of DNA और doubling of DNA, ऐसे करके क्वेश्चन। उसमें आप उसमें आपको क्या करना है, एस फेज लिखना है। क्या करना है उसमें आपको? एस फेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एस फेज है, इसको मैं सही कर दूंगी आपको पीडीएफ भेजने के पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एस फेज आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में जो फेज उसने छुपा के रखा हुआ था, दैट वाज एस फेज। सिर्फ जो 5 स्टार क्वेश्चन है बस मैं वही बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारी डिटेलिंग हम करते रहेंगे। 11th वाला जो बैच चल रहा है तो बात कर लीजिएगा उसमें, जब कभी भी ये चैप्टर चलेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जब जब 12th का बैच मेरे हाथ में आता है, 11th में जब ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन होता है, बच्चे जो पढ़ चुके होते हैं वो भी कनेक्ट होके पढ़ते हैं, उनको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई चैप्टर 11th से लेके अभी तक किसी चैप्टर ने आपको छोड़ा जिसने माइटोसिस मियोसिस नहीं लिखा हो? लिखेगा ही लिखेगा, ये बेस है ना। सेल डिवीजन ही सारे फसाद की जड़ है। आपकी बॉडी एक जायगोट से इतनी बड़ी हो गई, हाउ? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, है ना। अब यहाँ पे एक 5 स्टार क्वेश्चन की बात आती है, दैट इज एस फेज। किसकी बात आती है? एस फेज की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। एस फेज को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो ये जो एस फेज है ये है ही अवेलेबल मेरे पास, यहाँ पे रुक जाइए, तरीका और है। तो एस फेज को जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो एस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेप्लिकेशन? कुछ नहीं है रेप्लिकेशन। डीएनए जो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, डीएनए क्या करता है? अपने नंबर को जो इंक्रीज और डबल करता है ना। अब इंक्रीज और डबल करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। देखिए बेचारा एस फेज जो है वो नीचे चला गया था फिट स्क्रीन करने के चक्कर में। ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है तो इसको गायब करना भी ठीक नहीं है। चलिए इसको जूम करके देखती हूँ, एस बेचारा बचा रहे और फिर मैं इधर कर देती हूँ इसको। तो एस फेज जो है ये क्या करता है? इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अगले चैप्टर में रेप्लिकेशन जो है वो मैं समझाने जा रही हूँ। जो ऐसा स्टूडेंट, खैर आप में से तो सारे ही हैं जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, नीट भी सारे ही फॉर्म भरेंगे अपीयरिंग में, आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं भरेगा, ये भी पता है मुझे, है ना। वही तो एम है मेन आप लोगों का, तो भरिएगा ही भरिएगा।
रेप्लिकेशन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं ना भाई, राइट अ नोट ऑन रेप्लिकेशन, हाउ डीएनए बिकम्स डबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ऐसे इनडायरेक्ट करके पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एस फेज पे आते हैं। एस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, S phase of cell cycle is responsible for DNA, चाहे तो आप इस भाषा में बोलिए DNA रेप्लिकेशन, और करके मैं लिख देती हूँ DNA रेप्लिकेशन के सिवाय, और डीएनए डुप्लीकेशन। हालांकि डीएनए डुप्लीकेशन मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन की गलत क्यों है बोलना, आगे बताऊंगी। चैप्टर 6 के बाद आप सीखेंगे कि क्यों नहीं बोलना चाहिए हम लोग को डुप्लीकेशन। काफी किताबों ने डुप्लीकेशन लिखा है, बट इट्स नॉट डुप्लीकेशन, है ना। और डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन और इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ, और increment of number of DNA, increment of number of DNA। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की है कुछ फोटोज अवेलेबल नेट पे, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। होता क्या है, अगर मैं बेसिक बताऊं तो कई बार मैं बना चुकी हूँ, मैंने आपको बार बार बोला है कि डीएनए क्या है, अपने नंबर को जब इंक्रीज करता है, रेप्लिकेट करता है, डबल करता है, सब कुछ जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे। बट डीएनए रेप्लिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 5, 6, 11, 12 होने के बाद ना, आप एक चीज की गारंटी लेते हैं वहां पे, पता है क्या, आप कंफर्म हो के एग्जाम में बैठेंगे ना कि मेरा एक भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मतलब फायदा है, बेनिफिट है उस चीज का। चलिए, डीएनए रेप्लिकेशन है, यहाँ पे कोई सा भी लगाइए, बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होता है, ये सब मैं सिखाऊंगी आपको, बच्चों वाला हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अभी तो कुछ भी लगा दीजिए, बात वही है, कोई सा भी डायग्राम लगाइए। अभी आपको इस पे दिमाग नहीं खपाना है, बस मैं फोटो लगा रही हूँ, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, क्या होता है मैडम, ये क्या होता है, 12-15 एंजाइम लगते हैं इसमें, सब मैं आपको याद करा दूंगी। अभी आप अपना सर मत खपाइएगा, मैं आपको बता दूंगी, पहले ही बोल दिया। बस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक छोटी सी चीज है जो इस डायग्राम से मुझे आपको सिखानी है, दैट इज कि जब आप इस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखते हैं, किसको देखते हैं, इस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखते हैं, तो एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलती है। पता है क्या, यहाँ पे देखिए, ये डीएनए है ना, यहाँ पे क्या है, डीएनए है। अब यहीं पे एक एंजाइम जो है वो इसको यहाँ से काटने का मतलब बॉन्ड को तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है। ठीक है, और बैक साइड से क्या होता है, यहाँ पे स्टैंड बनता जाता है, मतलब इसके एक स्टैंड पे इधर नया स्टैंड बन रहा है, दूसरे स्टैंड पर भी इधर नया स्टैंड बन रहा है। ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस और ये घटना, ये जो फेनोमेना है, ठीक है, ये एस फेज में होता है। कब होता है, एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है। ठीक है, दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, बिठा लीजिए अपने कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। अब वापस मैं उसी डायग्राम पे चलती हूँ, ये देखिए, तो इतनी बड़ी बात इसने छुपाई नहीं है। यहाँ पे जो एस फेज और इतनी सारी चीजें और मशीनरी जो थी, ये तो ये सोच रहा है ना कि 11th में बच्चा इसको पढ़ के आया है कि एस फेज के टाइम में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमता, बैठे बैठे आप सोचते पता नहीं ये यहाँ 1 से 2 कैसे हो गया। कई बार ऐसा शुरुआत के 2-3 इयर्स तो ऐसा हुआ ना कि जब मैंने 12th क्लास पढ़ाया तो ये डायग्राम ही छोड़ दिया मैंने। होता है ना कि हम टीचर्स भी हर बैच में कई बार ऐसा होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं, तो कराने के चक्कर में या जो भी सिलेबस जो मैं पता है क्या सोचती थी, मैंने सोचा ये जीवन लिखा है, G2 लिखा है, बच्चा 11th पढ़ के आया, उसके पास इतना दिमाग तो होगा ही कि एस फेज है इसके बीच में। ठीक है, एक साल जैसे ब्रांचेस थे वहां पे, मेरे स्कूल के 5 ब्रांचेस थे, किसी ब्रांच से पेपर बन के आ गया,
ये पूरा डायग्राम आ गया और यहाँ पे डैश लिखा हुआ आ गया, फिल इन द डैश फेज। सोचिए कैसा लगेगा जब बच्चा बोलेगा है यहाँ पे भी डैश आ सकता है। पूरा डायग्राम प्रिंटेड था क्वेश्चन पेपर में और यहाँ पे डैश लिखा हुआ था और ऑप्शन थे उसके, ठीक है। तो यहाँ अगर डैश आता है तो उसके बीच में जीवन के बाद क्या आएगा, एस आएगा। हाउ इट बिकम्स डबल, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ये कब होता है, सेल साइकिल के एस फेज के टाइम में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ वर्ड्स हैं जो 11th क्लास का ही है, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि कुछ इसने एक्स्ट्रा या हाई लेवल का दे दिया आपको, बिल्कुल भी नहीं। बाइवेलेंट लिखा है, बाइवेलेंट क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, ठीक है, एनालोगस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताई थी। बट इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज देखिए क्या कर रहा है, ये मियोसिस 1 का अनाफेज लिख रहा है। जब हम लोग सेल साइकिल का क्या करते हैं, सेल साइकिल का नहीं, सेल डिवीजन के जब हम लोग फेजेस देखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, फेजेस देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, देखिए वो, अच्छा ये असाइनमेंट क्वेश्चन के बैक वाले में ही ये पेज भी आ गया। इसको कोशिश करूंगी मैं कॉपी करने का, इसके बाद मुझे बताना था। चलिए कोई बात नहीं, लगातार हो गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के सामने आती है। चाहे आप यहाँ पे क्या देखिए, चाहे आप यहाँ पे देखिए माइटोसिस 1, मतलब माइटोसिस, पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, माइटोसिस लिख दिया है, ये क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। माइटोसिस में तो कोई ड्रामा ही नहीं है यहाँ तो कोई फसाद ही नहीं है माइटोसिस के केस में। माइटोसिस में 4 फेजेस हैं, माइटोसिस में क्या है, 4 फेजेस है। ये तो खैर ऑलरेडी रटा हुआ है हर बच्चे को, मैं लिख रही हूँ ताकि याद आ जाए आपको और कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है यहाँ पे, प्रोफेज है, मेटाफेज, अनाफेज, हाँ ठीक है, अनाफेज एंड टेलोफेज, टेलोफेज, अनाफेज एंड टेलोफेज, टेलोफेज, ठीक है। फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के यहाँ पे क्या सामने आती है, फिर जब हम लोग और देखते हैं, मियोसिस में वही ड्रामा है। मियोसिस में क्या है, यहाँ पे अलग अलग ड्रामा है। क्या ड्रामा है, मियोसिस 1 भी होगा और मियोसिस 2 भी होगा। एक क्या होता है, एक तो मियोसिस 1 होता है, दूसरा क्या होता है, मियोसिस 2 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, रहने दीजिए इसको। मियोसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मियोसिस की। तो एक हो गया आपका यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस 2 भाग में होगा। मियोसिस कैसे होगा, 2 पार्ट्स में होगा। दूसरे वाले को इधर ले जाइए, रीजन बता रही हूँ मैं इसका, दूसरे वाले को यहाँ दूर ले जाती हूँ मैं। रीजन आपको पता है, कुछ बच्चों को पता होगा, इसको इधर क्यों लेके गई मैं, इधर देखिए। यहाँ पे भी उसी को कॉपी कीजिए। पहले क्या होना है, मियोसिस 1 होना है, मियोसिस 1 होना है, और इधर क्या होना है, मियोसिस 2 होना है, ठीक है। मियोसिस 1 में अगेन फिर से वही है, प्रोफेज 1, प्रोफेज है, मेटाफेज है, सब में बाद में 1 लगा देंगे एक साथ, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 लगा दीजिए सब में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अब ये प्रोफेज 1 जो है, ये आपको परेशान अलग कर रहा होगा। प्रोफेज 1 में और 5 सब फेजेस आते हैं, याद आया, यस मैम, याद आया, जिसकी वजह से मैंने बीच में थोड़ा सा लेप्टोटीन, स्पेस जाइगोटीन, पकाइटीन। देखिए क्या है ये, लेप्टोटीन। भाई जो बच्चे नए हैं, ये चैप्टर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन लोगों ने भी ये चैप्टर अच्छा खासा किया था, पूरा टाइम दिया था हाफ मंथ का उसमें। लेप्टोटीन, जाइगोटीन सब है इसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कुछ नहीं छोड़ेगा आपको। और एक आप लोगों के पास होमवर्क और है कि धीरे धीरे करके, अब तो परसों क्लास है ना आपकी,
कल थोड़ा सा इसको बैठ के आसान चैप्टर है, खुद से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, Psychoanalysis. ये पूरा चैप्टर है ना, हाँ पूरा चैप्टर है ये। चलिए, तो ये प्रोफेस 1 का ड्रामा है, बाकी सारे तो बहुत सीधे साधे, इन बेचारों में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। फिर इधर जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसमें सब में 2 लगा देंगे हम लोग। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सब में 2, बस यही तो है आपका 11th क्लास का जो 10th चैप्टर है, इतना ही तो पढ़ना है उसमें, है ना। और इधर क्या हो गया, सब में 2 लगा देंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अनाफेज 2, टेलोफेज 2, टेलोफेज 2। अब इतना क्यों लिखना पड़ा मुझे, इसकी वजह से लिखना पड़ा, ये देखिए ये जो है ऐसे, ये आइडिया भी अच्छा है। मतलब जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है मैं बैक में ही सारे ऐड करती चली जाती, तो मेरे पास भी रिकॉर्ड होता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है। नेक्स्ट चैप्टर से यही करूंगी, जैसे 10 है तो मैं नेक्स्ट डे 11 से स्टार्ट कर देती, फिर 21 से स्टार्ट कर देती। ये भी सही तरीका है, एक ही जगह बंच रहा था क्वेश्चन का। चलिए, तो आपकी एनसीईआरटी किताब ने जो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए मियोसिस 1 का अनाफेज, मियोसिस 2 का अनाफेज, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके लिए लिख रहा है। अभी अभी जो आपने देखा है ना, मियोसिस 1 का अनाफेज, मियोसिस 2 का अनाफेज, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो दूर 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 जाते रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या किया इस पेज ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। सोचिए, मतलब कि मैंने आपको कोशिश करी थी कि ये वाला जो पेज है मैं कंप्लीट यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। जैसे देखिए, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर बिकम्स इक्वल, मतलब इक्वल है यहाँ पे, while in the case of meiosis chromosome number becomes reduced। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे घट के आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। ये देखिए, ये इक्वेशनल डिवीजन है, while meiosis is रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। The important things to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs। पेयर में बोलने का क्या मतलब है, जब पैरेलल है, हम लोगों को पता है जब आप इसको अलग अलग खींचिएगा तो दोनों पे अलील चला जाएगा, वही सारी चीजें जो आपको पता है यहाँ पे लिख रहा है। द 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosomes। अब ये भी 11th क्लास का है, बट मुझे नेक्स्ट क्लास में एक बार याद दिलाइएगा कि मैडम होमोलोगस क्रोमोसोम समझा दीजिए, ठीक है। अब मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करती हूँ। चलिए, नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मेरे साथ साथ आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए जो असाइनमेंट क्वेश्चन। मैम एक बार सेल साइकिल वाला पेज ला दीजिए ना। हाँ लीजिए, ये चाहिए या डायग्राम वाला चाहिए, ये बस चाहिए। नो मैम, इस जो आप पहले लाए थे जिसमें पेजेस लिखा हुआ है Stop। माइटोसिस। अच्छा वो, अच्छा ठीक है। नो हाँ यही है। यस मैं ये वाला ही। चलिए इसको कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, इनको याद रखिएगा, इसमें बच्चे ऊपर नीचे करते हैं। नीट में ये भी पूछा हुआ है, इसकी भी सीरीज अरेंज करने को दिया है, तो हमारे टीचर ने हम लोग को सिखाया था, याद रख, लाजो जी जरा पानी दे दो, ऐसे करके तो याद रहता है। सीरीज जो है इसकी वो अरेंज रहती है, आसान है। चलिए मैम हो गया। चलिए ठीक, पता नहीं ये क्यों नहीं काम कर रहा आज। चलिए कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन लिखिए, असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग।
असाइनमेंट क्वेश्चंस की कॉपी, नोटबुक, डायरी जो भी आपने बनाई है अलग है ना आप लोगों की, है ना? यस मैम। सबकी है ना सेपरेट सारे बच्चों की? असाइनमेंट Yes, क्वेश्चंस Yes, खिचड़ी नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं है हाँ, क्योंकि आप कॉपी मतलब नोट्स की फोटो तो भेजते हैं, बट मुझे ये नहीं पता ना कौन सा बच्चा कौन सी कॉपी में कर रहा है। बिल्कुल सेपरेट अच्छी सी नोटबुक, डायरी जो भी आपको बनाना है वो बनाएंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस की, बिकॉज इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको आगे जाके पता चलेगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? नाम बोलिए, सट्टन एंड बवेरी, ऐसे नाम पूछा जाता है इनका। हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? पिछली क्लास में कौन कौन से बच्चे एब्सेंट थे आप में से? मैम मैं एब्सेंट थी। और कोई बच्चा एब्सेंट पिछली क्लास में? अरुणिमा, रिकॉर्डिंग देखी थी आपने डायब्रेट क्रॉस वाली? नो मैम, एक्चुअली लाइट नहीं थी आज, तो मैं अभी इसके बाद देखूंगी। हाँ देख लीजिएगा उसको, ठीक है, उसमें मैंने बताया है। उसके बाद फिर जीनोटिपिक रेशियो है, तो वो भी उसी से आसान और इजी हो जाएगा, इस वजह से उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, विच फेज ऑफ, कई क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे होंगे आपके 11th और अभी में, विच फेज ऑफ सेल साइकिल is responsible for रेप्लिकेशन? सीधा रेप्लिकेशन भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन बोले, क्योंकि हाँ क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब ही है डीएनए से डीएनए का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। अगर आपसे कभी कोई बात करे डीएनए रेप्लिकेशन की, देखते हैं इसमें जगह है कि नहीं इस पेज में। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा था 11th में भी, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the term DNA replication? एक लाइन में आपको लिखना है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए लिखना है तो लिख लीजिए रेप्लिकेशन। What do you understand by the term DNA replication? The process of formation of DNA from DNA। 4-5 बार तो मैंने बोल दिया, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखिए, जो भी छोटा सा माइनर सा आपको समझ रखा है, डिफरेंस वाला नेक्स्ट लिख दूंगी, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अरेंज द right series of arrange the right series of cell cycle। G1S G2M लिख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन लिख लीजिए, who proposed that ये ऐसे कर देते हैं, who observed that the behavior of
the behavior of, यहाँ भी वही नाम आएगा, Walter and Theodore. हाँ, Sutton and Boveri, that the behavior of chromosomes are parallel to the behavior of genes. यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। 6 क्वेश्चन लिखिए। Which phase is present between G1 and G2 phase of cell cycle? S phase. हाँ ठीक, G2 phase of cell cycle. 7th क्वेश्चन लिखिए। Name the reductional cell division. अब क्या हो जाएगा? आंसर बोलिए। Meiosis. हाँ, reductional cell division, meiosis हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन, बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको सिखाया है 2 नंबर के लिए कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड meiosis. नाइन्थ क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन दे रही हूँ, मेंशन द सब फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 या मेंशन द फेजेस ऑफ प्रोफेज 1, ये सब इन 5 का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए। mention the sub phases of प्रोफेज 1 का क्या मतलब है कि ये मियोसिस का फेज है। 1 2 लग गया मतलब मियोसिस का है। प्रोफेज 1 आखिरी और 10वां क्वेश्चन लिखिए।
represent a cell cycle, क्योंकि उसके बिना मैं चैप्टर करा ही नहीं पाऊंगी। आगे अभी और आएगा, इतना नहीं है अभी, ये तो डेमो था, है ना। आगे अभी और आएगा इस चैप्टर में, और ज्यादा ये परेशान करेगा। ये लिख लीजिए, आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। किसी मैम कोई आज डाउट हो तो पूछ लीजिए। जेनोटिपिक रेशियो से स्टार्ट करा था ना। हाँ हाँ हाँ, वहीं से स्टार्ट करा मैं, ठीक है। मैम हाँ बोलिए। स्मॉल आर कैपिटल वाई भी प्योर लाइन होगा। हाँ, उसको भी प्योर ही बोलेंगे हम लोग। लेकिन अगर डाइहेब्रिड क्रॉस में एक साथ मिला हुआ, एक देखिए, एक चीज में रफ वर्क करके आपको समझाती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन लिखिए। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। यहाँ तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हुआ तो प्योर लाइन है, ये हुआ इट्स नॉट प्योर लाइन। भाई ये जो ड्वार्फ बेचारा, इसके पास तो कोई चॉइस और ऑप्शन है नहीं, ये तो है ही। मतलब प्योर लाइन का जो कंफ्यूजन है वो ऑलवेज फॉर डोमिनेंट फीचर, ये मानते हैं नहीं मानते हैं? प्योर लाइन की जो कंफ्यूजन है ऑलवेज फॉर डोमिनेंट फीचर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। वहां पे एक चीज सोचिए, जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे प्योर फॉर्म मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही बोला मैंने आपको, ठीक है। लेकिन जब हम एक और दो केस यहाँ पे अज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिसेसिव फीचर है और ये डोमिनेंट फीचर है। जब इसी के बारे में मैं आपको ये डिस्कशन कराना स्टार्ट करूंगी कि वन पेयर ऑफ अलील नेवर डिस्टर्ब्स द अनदर पेयर ऑफ अलील इन देयर रिप्रेजेंटेशन, इट्स नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं आपको, है ना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ये दो तो बिल्कुल प्योर है, यहाँ पे तो आंख बंद करके इन दोनों को तो खैर हम बोल ही सकते हैं, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जब हम लोग देखते हैं, उसको जब हम लोग फॉलो करते हैं, तो बोलेंगे ये इस फीचर में, इन द फीचर ऑफ, यहाँ पे किसका है? रिंकल्ड है। अभी बेचारा क्या है, ये क्या है? रेसेसिव फीचर है, तो ये तो हो ही गया प्योर। और ये, हाँ, और ये क्या है? ये हो ही गया प्योर। बट अगर नीट के एग्जाम में आपको चारों में ऑप्शन दे दिया जाए, तो हम लोग इन दोनों को टिक करते हैं हमेशा, प्योर लाइंस को देखते हैं। अभी और डिस्कशन बाकी है, अभी मुझे आप लोगों को कराना है जो भी मैंने नहीं कराया है आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। बीच में आपने देखा होगा, एनसीईआरटी ने बीच में लिखा हुआ है, डायहाइब्रिड क्रॉस के टेबल से ही वो होता है। तो इसको मैं कराऊंगी आपको अभी आगे, बट ये मतलब कराना है, बट थोड़ा सा और एक दो टर्म्स हैं जिसको करने के बाद आपको ज्यादा बेटर अच्छे से समझ आएगा, जिस वजह से मैंने आपको उसको नहीं कराया है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं लीव करती हूँ। थैंक यू मैम। क्वेश्चंस आप लोग कीजिए तब थैंक तक। यू मैम। थैंक यू मैम। ये तो खैर चला ही जाता है आप लोगों को। थैंक यू मैम। चलिए, मैम ओ,